हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं। दिसंबर जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी के कुछ प्रीवियस या क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में टोटल 5 क्लासेस जो है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ और आज की हमारी ये 6th नंबर क्लास है। टोटल 15 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जो भी आप लोगों का डाउट है, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से जो है वो मैं आप लोगों के साथ में पीडीएफ्स और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको शेयर करती रहती हूँ। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इजीली इन कमेंट बॉक्स। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रेड कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको ऑन करके और आप लोगों को बेल आइकन पर प्रेस करना है, राइट। और अगर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए तो वो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के हिसाब से वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं हर वीडियो में, पिछले 5 वीडियो में मैंने आप लोगों से एक ही बात बोली है कि अगर हम लोग कोई भी सीडीपी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों को क्वेश्चन नहीं पढ़ना है बल्कि कुछ वर्ड्स ही पकड़ने। एक बार का क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में उसको अच्छे से नहीं समझ में आया तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को जो है वो कुछ वर्ड्स पकड़ लेंगे। वर्ड हम लोग देख रहे हैं कि किसके बारे में पूछा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के हिसाब से पूछा क्या है कि जो व्यक्ति के आत्मबोध यानी कि व्यक्ति के स्वयं की बात हो रही है। अब व्यक्ति के स्वयं की बात हो रही है तो क्या इसमें संगीत में व्यक्ति की बात हो रही है, तो क्या संगीत की कई बात हो रही है? नहीं हो रही है। आध्यात्मिक की कई बात हो रही है? नहीं हो रही है। भाषा की बात हो रही है? नहीं। जब व्यक्ति के खुद के बारे में बात होती है ना, व्यक्ति के आत्मबोध के बारे में, तो उसको अंतः व्यक्ति बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है। समावेशी शिक्षा के पीछे क्या रीजन है कि समावेशी शिक्षा जो है उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। भाई बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान और मानकीकृत। भाई हर बच्चे के जो है वो उसको हर बच्चे को चेक करना है, निष्पादन यानी उसका चेक करने के लिए कि वो बच्चा पढ़ाई में कैसा है। तो क्या एक ही तरीके की और एक स्टैंडर्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं, एक एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक यूनिफॉर्म मिट्टी का हम यूज करेंगे? नहीं। हम लोगों को पता है कि समावेशी शिक्षा में अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं। तो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं तो उनके लिए एक समान, एक दृढ़ तरीके से हम किस तरीके से जो है वो निष्पादन कर सकते हैं, बल्कि हम लोगों को तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधा तक उनकी पहुंच हो सके। भाई किसी भी तरीके के बच्चे पर दया करना ये कोई अच्छी बात नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था लगाना लागत प्रभावी नहीं है। भाई अलग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको समावेशी शिक्षा भी दे सकते हैं, साथ ही साथ उनके लिए अलग से विद्यालय भी रख सकते हैं ताकि वो बच्चे जो है वो अलग से जिस तरीके की फैसिलिटी की उन लोगों को नीड है उसके बेसिस पर वो पढ़ा जाए। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है कि समावेशी शिक्षा, तो समाज में विभिन्नता है, हमको पता है, और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और समावेशी होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड नंबर, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन इस प्रकार है। यानी कि एक बच्चा है, उसको सहारा देने और प्रकार में परिवर्तन इस पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी बच्चे को हम हेल्प कर रहे हैं, मान लीजिए हम बच्चे को कोई क्वेश्चन समझा रहे हैं, उसको नहीं समझ आ रहा है, अब हम उसको हेल्प कर रहे हैं, तो क्यों करेंगे उसकी हेल्प? अध्यापिका की मनोदशा पर यानी टीचर कैसा सोचता है उस पर डिपेंड करता है? नहीं। बच्चे की नैसर्गिक की योग्यता यानी कि बच्चे की कैपेबिलिटी के बेसिस पर? नहीं। कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, भाई पुरस्कार के लिए तो कोई चीज नहीं करवाते हैं। बच्चे के निष्पादन के स्तर पर यानी कि बच्चा किस लेवल का है, बच्चे को किस तरीके की नीड है, बच्चे को किस तरीके की चीजें आती हैं, बच्चे को किस तरीके की चीजें नहीं आती है, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे को हम लोगों को सहारा देंगे या नहीं देंगे। तो थर्ड का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में हम लोगों से पूछा है, शिक्षार्थियों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल होती है, इनमें से किनके लिए शिक्षा की संवेदनशील होना आवश्यक है? भाई बच्चों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती है तो टीचर को किसकी और जो है वो अपना झुकाव रखना चाहिए? संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तर पर आधारित
भाषा, लिंग, जाति, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तीसरा है, यहाँ पर हम लोगों से कूट पूछे, यानी कि कौन सी बात हमारे लिए ठीक हो सकती है। यानी कि एक टीचर है, उस टीचर के पता है कि क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो अलग-अलग जो है वो एरिया से आए हैं, तो टीचर किसकी और ज़्यादा ध्यान देगा? ऐसे बच्चे जो संज्ञानात्मक विकास और जो सीखने में अलग-अलग तरीके के स्तर के हैं उन पर, या जो भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय के आधार पर विविधता रखते हैं उन पर। तो इसका हमारा आंसर देखो क्या होगा? ए होगा, कूट केवल कूट दिए हुए हैं केवल सेकंड, ए और बी दोनों, न ए न बी, केवल ए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो भाई टीचर को दोनों ही तरीके के बच्चों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जो सीख नहीं सकते हैं। अधिगम में जो है वो सीखने में वो कुछ उनको दिक्कत रहती है, तो क्या वो कुछ नहीं सीख सकते? अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान होते हैं। भाई अधिगम निर्योग्यता वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा कि भाई निर्योग्यता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ नहीं सीख सकते। भाई उन पर अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डाला जाए तो बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। बहुत ज़्यादा सक्रिय, भाई अधिगम में निर्योग्यता है तो बहुत ज़्यादा सक्रिय कैसे हो सकता है? नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या होता है कि अगर बच्चा अधिगम में निर्योग्यता, यानी कि बच्चे को अगर सीखने में दिक्कत है तो बच्चा जो है वो कुछ संघर्ष करता है और संघर्ष करने के बाद में जो है वो बच्चा सीख जाता है। तो 5th का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 6th क्वेश्चन है हमारे पास में, पियाजे और वैगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम अधिगम किस हिसाब से होना चाहिए? पियाजे और वैगोस्की के अनुसार। भाई पियाजे और वैगोस्की दोनों ने बोला है कि बच्चा जो है वो एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव लर्नर होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए एक्टिव वाला ऑप्शन किस में है। शिक्षक लिखेगा और विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता, भाई विद्यार्थी को निष्क्रिय रखना ही नहीं है। उद्दीपक और अनुक्रिया के जोड़ से होता है, ऐसा कोई पियाजे ने और वैगोस्की ने नहीं बोला है। अगला आता है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना, रीइंफोर्स करना, बल्कि रीइंफोर्स करने की बात तो कौन करते हैं? बीएफ स्कीनर करते हैं, न कि वैगोस्की और पियाजे। तो फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास में, विद्यार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाए, जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भाई बच्चा किस में एक्टिव है? बच्चा 4th ऑप्शन में एक्टिव है, तो 6th का हो जाएगा 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7th नंबर, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो एकदम सही है? अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब बच्चे में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर इच्छा हो। अगला है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित करे, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। भाई बच्चा बाहरी कारणों से उतना प्रभावित नहीं होता है, तो बाहर वाला तो अलग हो जाएगा। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिगम की प्रेरणा की अधिगम में बहुत भूमिका होती है, तो ये भी कट जाएगा। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब बच्चा बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। भाई अगर बच्चा बाहरी पुरस्कारों से इंप्रेस हो रहा है तो मतलब बच्चा जो है वो बाहरी कारकों से प्रेरित है, उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल रहा है। नहीं, हम लोगों को अगर बच्चे को अधिगम करवाना है तो उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए इंटरनल, भीतरी रूप से वो जो है वो एक्टिव होना चाहिए, भीतरी रूप से वो जो है वो मोटिवेटेड रहना चाहिए। 7th नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 8th नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उनकी आनुवंशिकता संरचना से निहित होती है। क्या ये बात ठीक है कि वातावरण का कोई रोल नहीं है, केवल और केवल आनुवंशिकता पर डिपेंड करती है? नहीं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर बच्चा जो है वो अगर बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है तो उसके अंदर वातावरण भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आनुवंशिकता है, बल्कि यहाँ पर तो बोला है कि केवल आनुवंशिकता है, तो ये बात तो गलत है। तो ठीक है, ठीक वाले ऑप्शन तो हट जाएंगे। अब हम लोगों को ऑप्शन देखना है। ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं। ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध कर चुके हैं कि वातावरण में विकास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वातावरण और आनुवंशिकता दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितनी कि व्यक्ति की वृद्धि और विकास में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों ही डिपेंड करते हैं। तो 8 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन, वैगोस्की की संतुति की व्यक्तिगत वाक क्या होती है? भाई वाइगॉस्की ने जो है वो 3 तरीके की वाक बताए हैं। इसमें पूछा है व्यक्तिगत वाक बच्चा कब करता है? व्यक्तिगत वाक बच्चा यानी भाषा बच्चा अपने आप से बोलता है। जैसे मान लीजिए वो कोई गेम खेल रहा है, उसके जो है वो कोई भी चीज़ खो गई,
मान लीजिए वो लिख रहा है या पेंटिंग कर रहा है, तो उसके अगर ब्लू कलर खो गया तो वो बोलेगा मेरा ब्लू कलर कहाँ गया? तो वो खुद को ही रेगुलेट कर रहा है, खुद को ही निर्देश देने का काम कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि बच्चा अगर व्यक्तिगत वाक कर रहा है तो प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। भई ऐसा तो वाइगॉस्की ने, हाँ, ये बातें ठीक है, लेकिन वाइगॉस्की के अनुसार हम लोगों को उचित आंसर ढूँढना है। अगला है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने आप के ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा प्रयोग करते हैं। यह प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे बुद्ध होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। भई बच्चे तो बुद्धिमान होते ही हैं, तो उनको निर्देशन की आवश्यकता है, बल्कि बच्चा जो है वो तो खुद से ही बात कर रहा है, तो प्रौढ़ों की बात ही नहीं आ रही है, ये भी नहीं होगा। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रिता की बात हमेशा प्याजे करते हैं, वाइगॉस्की नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब आता है फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने अभी बताया कि व्यक्तिगत वाक का मतलब होता है कि बच्चा खुद को ही रेगुलेट कर रहा है, बच्चा खुद को ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन में, तो 9th का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से चित्र है कि शिक्षिका घरेलू काम वाली रूप में महिला, जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष है। यह चित्र किसको दिखाता है? भाई एक बुक है 8th क्लास की, जिसमें क्या दिखाया गया है कि जो भी घर के काम है या फिर कोई टीचर है तो वो लेडीज है, और डॉक्टर हो, पायलट हो, इस तरीके के पुरुष है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लिंग भूमिका निर्वाह खेल है, लिंग स्थिरता है, लिंग सशक्तिकरण है और लिंग रूढ़िबद्धता है। तो ऑब्वियसली ये जो है वो चीज लिंग रूढ़िबद्धता है। बच्चा जो है वो इन चीज़ों को देखता है तो डिमोटिवेट हो जाता है कि महिलाएँ जो है वो सिर्फ़ इसी काम को कर सकती हैं और पुरुष केवल इसी काम को। तो ये लिंग रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक को सीखने को संवर्धित करता है। यानी कि जो अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा के हिसाब से बच्चा कैसे सीखता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रख के अपेक्षाओं का एक रूप स्तर, भाई एक तरीके से ही बच्चे को ट्रीट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। प्यार की जगह पे प्यार की भी जरूरत है, स्नेह की जगह पे स्नेह की, और डांट की जगह पे डांट की। हर तरीके के स्तर के बच्चे को हम लोगों को जरूरत रहती है। विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखे, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, तो सेकंड और थर्ड तो गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, विद्यार्थियों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कि वास्तविक अपेक्षाएं, यानी कि हम बच्चे को हम बच्चे से उम्मीद रखते हैं, लेकिन उसी काम की जो बच्चा वो कर सकता है। भाई बच्चा है 5th क्लास का, हम उम्मीद रख रहे हैं कि बच्चा 10th क्लास की साइन थीटा वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दे, कैसे करेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो बच्चा अगर 5th का है तो उसको प्रॉब्लम भी हम 5th क्लास की ही देंगे। इसी तरीके से तो बच्चे से वास्तविक अपेक्षाएं रखेंगे, जो जिसके वो लायक है, जिस लेवल का वो बच्चा है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। ये तो बात ठीक है कि भाई सहयोगी अधिगम जब एक दूसरे को जो है वो एक साथ में बैठ के पढ़ाया जाता है, तो जो कम उम्र के प्रवीण बच्चे होते हैं वो छोटे और कम निपुण, यानी कि जिनको ज्यादा नहीं आता, उनकी हेल्प करते हैं अपने से कमजोर विद्यार्थियों की। तो ये गहन प्रतियोगिता, भाई प्रतियोगिता में तो कोई मदद नहीं करता, यहाँ पे तो मदद कर रहे हैं। उच्च नैतिक विकास होता है, उच्च नैतिक विकास की कोई बात नहीं होती है। समूह में द्वंद होता है, भाई यहाँ पर तो मदद कर रहे हैं, तो द्वंद कैसे हुआ? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। जब बच्चा अपने से छोटे लर्नर को पढ़ाता है ना, तो उस बच्चे के अंदर, जो पढ़ा रहा है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो और वो बच्चे को लगता है कि हाँ, मैंने भी कोई उपलब्धि हासिल की है। तो उच्च उपलब्धि भी और आत्मसम्मान भी विकसित होता है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस प्रकार से सहायता करती है कि वे एक क्षेत्र विशेष में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ में जोड़ सकता है और बढ़ावा मिलता है। मान लीजिए कोई भी टीचर है, वो अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाती है, इस तरीके से वो हेल्प करती है कि एक सब्जेक्ट में पढ़ाई गई चीज जो होती है उसको दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प करे। जैसे कि अगर टीचर जो है वो मैथ्स पढ़ा रही है, तो मैथ्स की कैलकुलेशन को इस तरीके से कराए कि भाई अगर साइंस में कैलकुलेशन आ जाए, न्यूमेरिकल्स आ जाए, तो बच्चा उसको भी सॉल्व कर सके। तो ये क्या है? पुनर्बलन है भाई, रीइंफोर्स की तो बात ही नहीं हो रही है। ज्ञान के सहसंबंध अंतरण है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात नहीं हो रही है, शिक्षार्थी स्वायत्तता की तो कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ज्ञान का संबंध हो रहा है भाई, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ में रिलेशन हो रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस तरीके से सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, यानी एक टीचर है वो बच्चे को सामूहिक जो क्रियाएं होती है उसके अंदर बिजी रखती है, जैसे कि समूह चर्चा हो गया, समूह परियोजनाएं हो गई, भूमिका निर्वाह हो गया। इन सब में यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन, भाई मनोरंजन के लिए करवाए तो मनोरंजन के तो और भी साधन हो सकते हैं, ये सब करवाने की क्या जरूरत है? भाषा निर्देशित, भाई भाषा की तो कोई बात ही नहीं हुई है। प्रतियोगिता आधारित, प्रतियोगिता तो करानी नहीं है बच्चों को।
यहाँ पर अगर बच्चा जो है वो समूह में रह रहा है तो वो सामाजिक अधिगम गतिविधि के रूप में, यानी वो सोशली इंटरेक्ट करेगा तो सोशली सीखेगा कि मुझे समाज में किस तरीके से रहना है और किस तरीके से उसको सीखना है। इस तरीके से वो सारी चीज़ें सीख जाएगा। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों के सामाजिक सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सहायता करती है। यानी कि एक टीचर जो है उसको यही बोला जाता है कि अपने बच्चों को जो है वो सामाजिक गतिविधियाँ, यानी समाज में रहने के लिए, ग्रुप में रहने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को सीखने में तो हेल्प करती है और भी चीज़ों में सहायता करती है। क्या चीज़ों में? दुश्चिंता, सामाजिकता, मूल्य द्वंद, आक्रामकता। भई बच्चा अगर समूह में रहेगा तो बच्चे में अंदर सामाजिकता का भाव आएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। इसी तरीके से हम लोगों ने जो है वो 15 क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस किए। इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी। और आप लोग अगर चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को इस तरीके की और भी पीडीएफ जो रेगुलर वीडियो में आती है वो शेयर करती हूँ मैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।